हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जनरल अवेयरनेस एंड जीके की स्टैटिक क्लास में। और दोस्तों थोड़ा लेट हो गया। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बैंकिंग के विषय में। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, और उसमें मैंने सभी प्रकार के जो मैंने एमसीक्यूज थे मैंने आपको बताए थे। हाँ जी। एंड वीरश्विना गुड इवनिंग, आशीष कुमार गुड इवनिंग, सर्वेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इंद्रसेन गुड इवनिंग, इंद्रसेन हेलो। हाँ सौम्या यादव गुड इवनिंग, एंड आकाश विश्वकर्मा गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा दोस्तों गुड इवनिंग। और क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग लाइव आ जाइए। एंड जी हाँ, आयुष जी गुड इवनिंग, एंड कपिल गुड इवनिंग, विनोद गुड इवनिंग, सर्वेश गुड इवनिंग। चलिए हम दोस्तों पढ़ने वाले बैंकिंग के विषय में। देखो दोस्तों, बैंकिंग के विषय पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले बैंकिंग हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी बैंकिंग थी, इंडियन बैंकिंग की बात कर लें दोस्तों, भारतीय बैंकिंग की बात कर लें तो किस प्रकार से बैंकिंग हमारी इंक्रीज हुई, धीरे धीरे बढ़ी, और क्या क्या चीज़ें थी बैंकिंग में। तो आज हम दोस्तों बैंकिंग पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बैंकिंग का हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री। ओके, बैंकिंग हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग हिस्ट्री के विषय में, बैंकिंग हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बैंकिंग का इतिहास पढ़ेंगे कि क्या इतिहास रहा है बैंकिंग का। एम ब्रजेश चौधरी गुड इवनिंग, अनुज सिंह गुड इवनिंग, ठीक है। तो व्योम सिंह गुड इवनिंग, सभी को मेरा दोस्तों गुड इवनिंग। तो बैंकिंग हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो दोस्तों, बैंकिंग हिस्ट्री की बहुत पुरानी है। बैंकिंग हिस्ट्री जो हमारी रही है बहुत पुरानी है, तो इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे थोड़ा। शालिनी गौतम गुड इवनिंग। ओके देखिए, मैं दोस्तों बैंकिंग हिस्ट्री आपको एक पढ़ाऊंगा कैसे। मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ाने का, वो एज अ क्वेश्चन से पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको जो बैंकिंग पढ़ाऊंगा वो एज अ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना है, ना ही हमें उसमें कोई पीएचडी करनी है। ओके देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बैंकिंग का नाम जहां पर आता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है बैंकिंग के जैसे ही नाम आते हैं सबसे पहले आता है यहाँ पर सिस्टम की बात होती है। सिस्टम की बात आ जाती है, बैंकिंग सिस्टम की बात आती है। और बैंकिंग में होता क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, यहां पर बैंकिंग में बात होती है मनी की। बैंकिंग का जो रिलेशन है वो दोस्तों मनी से रिलेशन है। ज्योति यादव गुड इवनिंग। ओके, तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों करेंसी सिस्टम की बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे करेंसी सिस्टम पर। ओके, करेंसी सिस्टम पर बात करेंगे कि दोस्तों करेंसी जो सिस्टम होता है, आप लोग एक बात बता दो लोगों को कि आप लोग क्या करा करें, जो तुरंत कॉपी पेन लेके बैठा करें, इससे आप लोग नोट्स ही बनाते रहिए, ठीक है ना। हाँ पंकज जी गुड इवनिंग। ओके तो करेंसी सिस्टम दोस्तों है, तो करेंसी जो सिस्टम हमारा रहा है बैंकिंग का, क्योंकि हमें बैंकिंग पढ़नी तो हमें इंडियन बैंकिंग पढ़नी होगी, क्योंकि इंडियन बैंकिंग से ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले करेंसी सिस्टम कैसे चला था। देखो सबसे पहले बात आती है करेंसी जो हमारे स्टार्ट हुई थी हमारे भारत में, वो हुई थी दोस्तों क्वाइन से स्टार्ट हुई थी। क्वाइन से स्टार्ट हुई थी करेंसी हमारी। तो एनीवन आप में से कोई भी आंसर दे सकता है कि क्वाइंस कि हमारे देश में हमारी कंट्री में बैंकिंग से रिलेटेड अगर करेंसी की बात करें तो क्वाइन सबसे पहले आया था। और इस क्वाइंस को लाने वाले कौन थे, कोई बता सकता है। एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज आपको बताऊंगा। क्वाइंस पर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्वाइंस चलता था। तो कोई बता सकता है क्वाइंस को स्टार्ट करने वाले कौन थे। एनीवन, कोई भी आंसर देता है। प्रियंका रावत, हाँ गुड इवनिंग। आप में से कोई भी, जितने लोग लाइव हैं, तो आप लोग में से कोई भी एक आंसर बता सकता है कि जो हमारे इंडिया में क्वाइंस सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। और हम क्वाइंस की बात कर लें, आंसर दे सकते हैं आप लोग। क्वाइंस के विषय में बताइए, और क्वाइंस कैसे होते थे, क्वाइंस कैसे चलते थे क्वाइंस। चलिए बताता हूं मैं। ओके देखिए, हाँ प्रियंका जी गुड इवनिंग। क्वाइंस की दोस्तों बात करें तो याद रखिएगा, क्वाइंस जो चलते थे वो चलते थे गोल्ड क्वाइंस चलते थे। ओके, गोल्ड क्वाइंस हमारे इंडिया में सबसे पहले चलते थे। और इनको लाने वाले या फिर इनको अगर बात करें तो इनको स्टार्ट करने वाले कौन थे। इनको स्टार्ट करने वाले थे गुप्तास। नो आइडिया, चलो बताता हूं मैं। गुप्तास थे, गुप्त जो आते गुप्त, ठीक है ना, जो गुप्त थे, गुप्तास, जो गुप्त साम्राज्य था, ठीक है ना। तो जब आया था तो गुप्तास थे जिन्होंने क्या था भारत में गोल्ड क्वाइंस स्टार्ट किए थे दोस्तों। और इनका जो सन था, जो ये थे, कब से कब तक, एडी
390 टू 550, 390 से लेके 550 एडी तक, ठीक है ना। गुप्तास हमारे भारत में थे और इन्होंने ही क्या था दोस्तों, गोल्ड जो कॉइन्स स्टार्ट की थी, गोल्ड कॉइन्स। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर। अब करेंसी में दूसरी बात करते हैं। करेंसी में जो था धीरे धीरे कॉइन जब स्टार्ट हुए तो कॉइन्स के बाद दोस्तों आया रूपी, रूपी आया। तो भारत में रूपी स्टार्ट करने वाले कौन थे, कौन थे बताइए, भारत में रूपी स्टार्ट करने वाले कौन थे। रूपी कॉइन का नाम बदल के अब रूपी कर दिया गया था। तो रूपी को स्टार्ट करने वाले कौन थे दोस्तों, ये जो रूपी थे ये चलते थे सिल्वर कॉइन में चलते थे, हमेशा सिल्वर कॉइन याद रखिएगा, सिल्वर कॉइन्स थे ये। सबसे पहले क्या आया था, गोल्ड कॉइन, उसके बाद सिल्वर कॉइन्स में थे, लेकिन इसको कहा जाता था रुपीस। ओके, और दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया था आपके शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था दोस्तों। और ये स्टार्ट किया था आपका 1542 ईस्वी में, 1542 में शेरशाह सूरी थे, इन्होंने स्टार्ट किया था रुपी, जिसको सिल्वर कॉइन बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद बात आती है रुपीस में। हाँ जी सुनील कुमार गुड इवनिंग। अब थर्ड बात आती है दोस्तों, रुपी तो बात हो गई है, अब बात आती है पेपर करेंसी किसने चलाई भारत में। पेपर करेंसी, पेपर करेंसी भारत में कौन लाया, पेपर करेंसी भारत में कौन लाया, कोई बता सकता है, और कब आया था भारत में। विनोद कुमार गुड इवनिंग, बताइए भाई पेपर करेंसी कौन लाया था, पेपर करेंसी, और पेपर करेंसी ये कब स्टार्ट हुआ था। एनीवन कोई आंसर दे सकता है, पेपर करेंसी के विषय में बताइए, किसी को आइडिया हो तो आप आंसर बता सकते हैं। ब्रजेश चौधरी, दोस्तों देखिए याद रखिएगा जो पेपर करेंसी जो थी दोस्तों ये 1882 में, 1882 में स्टार्ट हुई थी, और दोस्तों इसको लाने वाली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में 1882 में दोस्तों पेपर करेंसी स्टार्ट की थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1800 समथिंग से पहले से ही हमारे भारत में क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। और उन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, इन्हीं लोगों ने 1882 ईस्वी में पेपर करेंसी लॉन्च करी थी। तो याद रखिएगा पेपर करेंसी लाने वाले कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। एंड सिल्वर कॉइन रुपीस लाने वाला कौन थे, शेरशाह सूरी। एंड अगर हम बात कर ले कॉइन्स, शुरू में कॉइन्स चलाने वाले कौन थे, गुप्तास, जो कि एडी 390 टू 550 तक थे। अमित कुमार प्रेजेंट, ओके वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, और देखो चीजें एक एक आप लोग नोट करते जाइएगा, एक एक चीज नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या है कि आप सभी को पता है धीरे धीरे क्या हुआ, 1882 हुआ। इसके बाद आपको सभी को पता है कि हमारे जो देश में अगर हम बात कर ले दोस्तों, हमारे देश में दोस्तों, हमारे इंडिया में 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आरबीआई क्या हुआ दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, आरबीआई बैंक बनी 1935 में। और ये जो दोस्तों थे, और जो इसके बाद जो इंडियन रुपीस थी दोस्तों, आरबीआई के बनने के बाद जो इंडियन रुपीस थी वो इंडिपेंडेंट हो गई। रुपीस थी जो वो कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है क्या, अब जो भी करेंसी थी कहां पर कितनी जानी वो सब कौन डिसाइड करता था दोस्तों, आरबीआई करता था। कौन करता था, आरबीआई करता था। और आप लोगों को पता है कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना था, कोई बता सकता है। जो इंडिया है, इंडिया जो है आईएमएफ का सदस्य मेंबर कब बना था, आईएमएफ का मेंबर इंडिया कब बना, बताइए। आईएमएफ का मेंबर इंडिया कब बना, एनीवन, विनोद, ब्रजेश, जोरेज एंड विनोद एंड सुनील, आयुष, प्रियंका, याशिना एंड वीरेश, ज्योति, शालिनी, अनुज, बताइए आप सभी लोग कि भारत आईएमएफ का मेंबर कब बना। वीरेंद्र गौतम, हाँ जी बताइए सब, आईएमएफ भारत का मेंबर कब बना।
तो लिख लीजिएगा, जो भारत दोस्तों था वो 1947 में आईएमएफ का मेंबर बन गया था। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आईएमएफ का मेंबर बन गया था दोस्तों, ठीक है। और हमारे जो देश में इंडियन करेंसी की बात कर लें दोस्तों, अगर हम बात कर लें इंडियन करेंसी की बात कर लें तो सभी को पता है जो हमारी इंडियन करेंसी है वो कैसी है दोस्तों, किस कौन कौन सी करेंसी चलती है। विनोद 1944 को दोस्त नहीं पता, 1947 को बना था, ठीक है। इंडियन करेंसी जो था दोस्तों आपका देखोगे 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ में चलती है, ठीक है ना। एंड 20 रुपीज़ होता है आपका, 10 रुपीज़ होता है, ठीक है। एंड 50 रुपीज़ भी होता है आपका, 100 रुपीज़ भी होता है। देन आपका अब तो 200 रुपीज़ भी आ गया है, ओके। देन आपका 500 एंड आपका 2000, ठीक है। क्लियर है भाई। 1000 की करेंसी जो थी वो बंद कर दी गई है, वो क्लोज हो गई है, अब वो नहीं छपती है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी दोस्तों, इंडियन करेंसी है जो 1946, ओके। 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ 50 एंड 100 200 500 एंड 2000, इतनी करेंसीज हमारे इंडिया में चलती हैं दोस्तों, ओके। और लेकिन अब अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो आप देखते होगे ना, आप अगर मैं बात कर लूं 1 और 2 का नोट हटा के, 1 और 2 का नोट हटा दूं, अगर आप 20 के नोट्स में देखेंगे, 10 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के और 2000 के नोट में, सभी के नोटों में महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है। महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है। तो कोई बता सकता है कि महात्मा गांधी की, हाँ ब्रज ब्योम सिंह 5 रुपीज भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो फोटो है वो कब से नोट में लगना स्टार्ट हुई थी, बता सकते हैं कोई? महात्मा गांधी की जो फोटो है वो इंडियन करेंसी में कब से लगना स्टार्ट हुई, कब से लगी, स्टार्ट कब से हुई थी इंडियन रुपीस में या इंडियन करेंसी में? ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो फोटो है वो इंडियन करेंसी में कब, किस सन से लग के आना स्टार्ट हो गई? केशव सिंह यादव एंड गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, ओके। इंडियन करेंसी में बताइए। तो याद रखिएगा 1996 के बाद, 1996 के बाद क्या हो गया दोस्तों, इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी की पिक मतलब फोटो लग स्टार्ट हो गई। और आप देख रहे हैं कि अब अगर 20 का नोट उठाएंगे या 10 का नोट लेंगे सब में, आई थिंक आफ्टर हिज डेथ नहीं, IMF एज अ 1958 में एस्टैब्लिश हुआ है। आयुष देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इंडियन करेंसी, ठीक है, 1996 के बाद क्या हुआ है, हाँ विराज सिन्हा बिल्कुल सही है, 1996 में, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी की फोटो लगना स्टार्ट हो गई, पिक लगना स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, ठीक है। अब अगर बात कर लें कि और ये जो है, अगर मैं बात कर लूं 1 और 2 रुपीस के नोट को छोड़ के जितने भी बड़े नोट होते हैं सबको प्रिंट कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है। सबको प्रिंट कौन करता है? आरबीआई करता है। सबको प्रिंट कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी एक नॉर्मल सी आपको जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी बैंकिंग के विषय में। लेकिन अभी हम बात हम कर रहे हैं दोस्तों बैंकिंग के हिस्ट्री की, ठीक है ना। तो उस पर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, मैंने क्या बोला कि आपको पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखो दोस्त क्या होता है कि सबसे पहले अगर बात कर लूं मैं, क्वेश्चन हमारा बनता क्या है कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा था? फर्स्ट बैंक कोई बता सकता है? फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या था, कौन था? कल्पू एंड कपिल सैनी, ओके। हाँ, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया दोस्त कौन था ये बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि सेकंड बैंक ऑफ इंडिया कौन था? सेकंड बैंक ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा था, पहला बैंक कौन सा है, और इंडिया का सेकंड बैंक, दूसरा बैंक कौन सा था।
आयुषी कह रहा है सर इंपीरियल बैंक। दोस्त इंपीरियल बैंक फर्स्ट बैंक, ओके अच्छा। और कोई आंसर बताइए। कल्पू आदि कह रहे हैं सर आरबीआई बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कपिल सैनी वेरी गुड, सही आंसर दिया है कपिल सैनी ने। दोस्त याद रखिएगा, अगर मैं बात कर लूं फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो दोस्तों स्टैब्लिश हुआ था 1770 में, 1770 में, 1770 में स्टैब्लिश हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगर बात कर लूं मैं दोस्तों कि सेकंड बैंक कौन सा था? सेकंड बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखिएगा जनरल बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड बैंक जो था मद्रास बैंक नहीं था दोस्त, मद्रास बैंक तो आपका प्रेसिडेंसी था, मद्रास बैंक तो प्रेसिडेंसी बैंक में आता है, जिसको विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। एंड बप्ता सिंह गुड इवनिंग, ओके। सेकंड आरबीआई नहीं है दोस्त, सेकंड आरबीआई नहीं है। आपका जो सेकंड बैंक ऑफ इंडिया था वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये स्टैब्लिश हुआ था 1786 को, 1786 को। क्लियर है? कल्पना जी गुड इवनिंग, ओके। हाँ जी ठीक है। तो सेकंड बैंक कौन सा था आपका? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है क्या कि ये जो दोनों बैंकी थी, ये जो दोनों बैंक थे, इनको किसने बनाया? फाउंडर कौन था, या फिर इसका बताइए इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ इंडिया को भारत में, इंडिया में किसने बनाया था? हाँ आकाश विश्वकर्मा सर 1996 से प्रिंट हुए हैं गांधी जी ऑन नोट। यस आकाश विश्वकर्मा बिल्कुल सही है, ठीक है। 1996 से ही स्टार्ट हो गए थे इनकी फोटोज लगना उन नोटों में, ठीक है। देन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि फर्स्ट बैंक जो आपका था बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 को स्टैब्लिश हुआ था, और जनरल बैंक ऑफ हिंदुस्तान सेकंड बैंक था जो 1786 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब इन दो बैंकों को इंडिया में स्टैब्लिश किसने किया था? स्टैब्लिश किसने किया था, कोई बता सकता है? इनको स्टैब्लिश किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि इंडिया की जो फर्स्ट बैंक एंड सेकंड बैंक जो थी, पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड सेकंड जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को इंडिया में स्टैब्लिश किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो आंसर बहुत लोग गलत देते हैं। बहुत लोग गलत देते हैं कि सर इसको तो स्टैब्लिश इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको दोस्तों नहीं किया था, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश नहीं किया था। दोस्तों याद रखिएगा ये जो दोनों बैंकें थी, ये दोनों बैंक्स थी, ठीक है, इनको दोस्तों इंडिया में स्टैब्लिशमेंट की बात, स्टैब्लिश किसने किया था? याद रखिएगा यूरोप, जानते होंगे आप, यूरोप की कंपनी थी दोस्तों जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर कंपनी। अलेक्जेंडर कंपनी, याद रखिएगा अलेक्जेंडर कंपनी ने, जो यूरोप की थी वो दोस्तों इंडिया आई थी, इंडिया में इसने ही अलेक्जेंडर कंपनी ने ही स्टैब्लिशमेंट किया था इसका। अच्छा गूगल में 1969 सो रहा है, अच्छा सर कल्पना जी सर लाइव का टाइम बेटा देखा ऐसे क्या है, 6:30 बजे से है, 6:30 से लाइव क्लास होती है हमारी, ओके। तो और टाइम जो रहता है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रहता है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 दिन क्लास होती है वीक में आपकी, 6:30 से बजे क्लास स्टार्ट होती है, ओके। चलिए तो यहां पर क्या अलेक्जेंडर कंपनी ने बनवाया था, सुनील कुमार, ओके ठीक है। ये चीजें बात होगी, सबके समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात आता है, क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों, मैं क्वेश्चन से ही मैं हर चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए। सेकंड बात आती है ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक। अगर मैं बात कर लूं दोस्तों ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक,
ये दोस्तों कौन सी बैंक थी जो कहलाती थी ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, किसे कहा जाता है बताइए? ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब सभी लोग जानते होंगे। अब जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक है ना, एंड एनएससी स्टॉक, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है शेयर। इसका मतलब क्या होता है? शेयर। और शेयर का ही मतलब आप सभी को पता होता है पार्टनरशिप। ठीक है ना? क्या होता है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप क्या गवर्नमेंट करती है क्या? नहीं, पार्टनरशिप हमेशा करती है प्राइवेट। क्या होती है? प्राइवेट करती है हमेशा। जैसे हम और आप अगर कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? आधा पैसा मैं, आधा पैसा आप लगाते हो, एक चीज एक कोई भी एक कंपनी स्टैब्लिश कर देते हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट कहलाएगी? नहीं, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्राइवेट। तो यही बात आती है कि ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सी है, ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जाता है ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सी है। तो हाँ बिल्कुल सही है इंद्रेश, इलाहाबाद बैंक, बिल्कुल सही आप आंसर दिया है। तो याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक। और दोस्तों ये स्टैब्लिश कब हुई थी? तो याद रखिएगा स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1865 को, 1865 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। ओके, 1865 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्लियर है भाई? बोलिए, बताइए। अब यहां तक क्लियर है सभी के? चलिए, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अब क्या आता है कि फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सी है? फर्स्ट इंडियन बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सी है बताइए जरा। फर्स्ट इंडियन बैंक, बोलो भाई। अगर बात करूं मैं फर्स्ट इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक का अगर नाम कोई बता सकता है? वारस और रावत बताइए। फर्स्ट इंडियन बैंक, पीएनबी, बिल्कुल सही है दोस्तों। फर्स्ट जो इंडियन बैंक थी वो पीएनबी है। उसका नाम क्या है दोस्तों? पीएनबी, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1894 को। कब हुआ था? 1894 को। बबीता सिंह, अब बेटा आरबीआई नहीं है। आरबीआई नहीं है, एसबीआई भी नहीं है, ठीक है ना? एसबीआई तो बाद में बना है, एसबीआई तो बाद में बना है, आरबीआई के बाद बना है इस आपका ये जो एसबीआई था। अच्छा हाँ, बस बस बस, देखो कल्पना जी यही गलती करते हैं लोग। मैंने क्या तो पूछा है? फर्स्ट इंडियन बैंक पूछा है मैंने, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया नहीं पूछा है। एक भारत की पहली बैंक, या फिर कह लें एक स्वदेशी बैंक। फर्स्ट इंडियन बैंक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब है क्या? स्वदेशी बैंक। फर्स्ट जो भारत, देखो स्वदेशी स्वदेशी बात करो या फिर बोलूं फर्स्ट इंडियन बैंक, जो भारत की बैंक हुई, दोनों में अंतर है। फर्स्ट इंडियन बैंक और आपका फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में अंतर है। ओके, ये पहली बैंक थी हमारे इंडिया की, और ये क्या है? पहली भारतीय बैंक है, इंडियन बैंक है। कौन है? पीएनबी, ठीक है ना? आप सभी को पता है कि पहले पीएनबी का जो हेडक्वार्टर था दोस्तों वो कहां था? लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में। और ठीक है, और वहां के एक नेता थे, पॉलिटिशियन थे, जिनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है ना? ठीक है, इन्होंने जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, ठीक है ना, मतलब कि कहने का है क्या है, 1947 को जो हमारा देश है वो देश आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ। तो ये ये जो बैंक थी ये कहां पर आ गई दोस्त? इंडिया में आ गई। कहां पे आ गई? इंडिया में आ गई। ओके, देन तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सी है? पीएनबी है। क्लियर है भाई?
ओके, चलिए तो यहां तक बात समझ आ गई, तो नोट कर लीजिए, तो आप लोग तुरंत इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बताया था, देखो हम लोग क्या है क्वेश्चन, अरे भाई हम लोग क्वेश्चन तो केवल उसमें कर रहे हैं ना, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें कि देखो, अगर हम बैंक की बात कर लें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट बैंक, इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन था, मतलब कि कहने का है कि भारत में पहला बैंक कौन सा ओपन हुआ था, भारत में कौन सा बैंक पहले ओपन हुआ, तो कौन सा बैंक ओपन हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद भारत में दूसरा बैंक कौन सा ओपन हुआ था, वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो बैंकें थी, ये सब प्राइवेट बैंकें थी, ये सब प्राइवेट बैंकें थी। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में पहले जितनी भी बैंक्स ओपन होती थी दोस्तों, वो सब हमारा कोई भारत में कोई नहीं ओपन करता था, वो सब, ठीक है। सर बैंक वाला कंफ्यूज हो रहा है, अच्छा ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। देखिए हमारे इंडिया में जितनी भी बैंक्स थी, हमारी आज़ादी के पहले, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, जब हम लोग को फ्रीडम मिली थी, उससे पहले जितनी भी बैंक्स ओपन हुई थी, वो सब बैंक्स कैसी थी दोस्तों, प्राइवेट बैंक थी। बात ध्यान समझना, कैसी बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले भारत में कौन सी बैंक ओपन हुई, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भारत की पहली बैंक हुई जो ओपन हुई भारत में, ठीक है, इंडिया में। दूसरी कौन सी ओपन हुई, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये कब ओपन हुई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, 1770 में। और ये कब हुई थी, जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786, 1786 में हुई थी। लेकिन क्या हुआ, अब बात आती, दोनों प्राइवेट बैंक थी, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, तो यूरोप की एक कंपनी है, अलेक्जेंडर कंपनी। ये हमारे इंडिया में आके क्या करिए, इन्होंने अपनी अपनी बैंक यहां पर ओपन कर दी, खोली। तो पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दूसरी बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक की बात कर ले। तो एज अ ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ज्वाइंट खाता, सुने होंगे ना, ज्वाइंट अकाउंट के बारे में सुना होगा ना, ज्वाइंट अकाउंट के बारे में सुना होगा बैंक में, जैसे हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, तो वही चीज हो रही है ना, ज्वाइंट स्टॉक, मतलब कि पार्टनरशिप बैंक, पार्टनरशिप वाली बैंक, जिसमें क्या होता है, पार्टनरशिप हमेशा प्राइवेट में होती है, ठीक है ना। और स्टॉक का मतलब क्या होता है, शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि भारत की पहली प्राइवेट बैंक कौन सी थी, ठीक है ना, ओल्डेस्ट की बात कर ले तो कौन सी है दोस्त, इलाहाबाद, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी कौन सी है आपकी, इलाहाबाद है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट इंडियन बैंक, पहली भारतीय बैंक, जो मतलब क्या है कि जो कौन सी थी, वो पीएनबी, ठीक है ना, कौन सी थी, पीएनबी, क्लियर हुआ, ठीक है, पीएनबी थी। देखो इंडियन बैंक का मतलब क्या है कि यहां पर, अब यहां पर देखो क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो इंडिया थी, इंडिया में क्या हुआ, धीरे धीरे लोग क्या हुए, लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, एजुकेटेड होने लगे, तो क्या गया उनके माइंड पर, क्या आया कि अब बिजनेस किया जाए। अब बिजनेस सबसे अच्छा उस समय क्या था कि भैया ऐसा करो, 3-4 लोग मिल जाओ और एक बैंक ओपन कर दो, यही तो एक सबसे बड़ा अच्छा एक प्रॉफिट वाला था एक, ठीक है ना। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या है इसके बाद। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, अब बात आती है 1934 की, बात करते हैं 1934 में दोस्तों क्या हुआ, 1934 में बात कर लेता है। 1934 में दोस्तों एक आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट आया, ठीक है। आरबीआई एक्ट आया 1934 में, 1934 में एक आरबीआई एक्ट आया, और उसी के बाद एक 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों क्या हुआ कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। आरबीआई का क्या हो गया दोस्तों, हो गया एस्टैब्लिशमेंट हो गया।
एस्टैब्लिशमेंट हो गया कब? 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिशमेंट हो गया। ठीक है ना। अब ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो ये आरबीआई भी दोस्त पहले कैसी बैंक थी? प्राइवेट बैंक थी, याद रखिएगा। कैसी बैंक थी? प्राइवेट बैंक थी। क्लियर हुआ? कैसी थी? प्राइवेट बैंक थी। और इसकी जो इनिशियल पॉइंट था, इसका इनिशियल कैपिटल थी, जो इसकी कैपिटल की बात कर लें तो इसकी पूंजी जो थी, कैपिटल जो कितनी थी दोस्तों, वो थी 5 करोड़। ठीक है ना। कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ इसकी क्या थी? इनिशियल इनकम कैपिटल थी। और ये जो 5 करोड़ किसने लगाए थे? ये किसने लगाए दोस्तों? बिजनेसमैन थे, उन्हीं उन्हीं लोगों ने लगवाए थे। ठीक है, उन्हीं का पैसा था। जो बिजनेसमैन थे वहां के, उन्होंने ही क्या 5 करोड़ रुपए लगाए और आरबीआई को क्या, आरबीआई एक बैंक बनी। इसको क्या कर दिया गया? एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका 1 अप्रैल 1935 को। और ये बैंक कैसी थी दोस्त? प्राइवेट बैंक थी, याद रखिएगा। कैसी बैंक थी? प्राइवेट बैंक थी। पहले जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था, जो पहले आरबीआई का दोस्त हेडक्वार्टर था, वो कहां पे था? कोलकाता पे, जो अब कलकत्ता के नाम से फेमस है। पहले क्या कहता था? कोलकाता कहा जाता था। ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर बात कर लें, अगर हम बात कर लें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर दोस्तों किधर है? मुंबई में। प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में। और कब आया था मुंबई में हेडक्वार्टर? तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आया था 1937 को। 1937 को इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कब बना दिया गया। ओके। हाँ कल्पना जी, समझ में आया ना कल्पना जी बात? एंड आकाश, शर्वेश, ब्रजेश, पंकज, क्लियर चीजें हो रही भाई? ठीक है। तो 1937 को मुंबई, हाँ मुंबई आ गया। ठीक है, 1937 को। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अब बात आती है यहां पर कि अब क्वेश्चन क्या बनता है। इसमें क्वेश्चन बनता है क्या, कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई बता सकता है कोई? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? बताइए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, जरा बताइए। आरबीआई के पहले गवर्नर बताइएगा। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। एक सेकंड, कौन सा है आपसे? सेकंड बताइएगा। सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके। इसके बाद बताइएगा थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये 3 क्वेश्चन हैं सर। सीडी देशमुख, वेरी गुड। हाँ आयुष जी, सीडी देशमुख तो आपने बोला है। शान मुखम चेट्टी, नहीं भाई ये, हाँ आयुष जी इंडियन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। और हाँ आयुष बिल्कुल सही आंसर दिया है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई दोस्तों थे, वो थे सर ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके। और ये कब से कब थे? इनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों याद रखिएगा, 1935 टू 1937 तक थे। अच्छा सेकंड कौन था? सेकंड बताइए, सेकंड कौन था? सेकंड, सेकंड कौन था? फर्स्ट तो ठीक है, चलो फर्स्ट तो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन सेकंड कौन थे? जेम्स बैरेट। वैशाली रावत जी कह रही सर जेम्स बैरेट नहीं, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल सही है जेम्स, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड थे आपके जेम्स टेलर, जिसको बोलते हैं ठीक है हम लोग, ये थे आपके सेकंड। एंड थर्ड हमारे कौन थे? सीडी देशमुख। अब देखो यहां भी कंफ्यूजिंग है। अगर बात की जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड पहले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वो कौन थे? सीडी देशमुख। हाँ पहले कौन थे? सीडी देशमुख, पहले भारतीय अगर बात कर लें।
क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए यहां तक समझ में बात आ गई? हाँ बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। एक क्वेश्चन क्या है? अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन एक है कि जो आपकी आरबीआई है, आपकी जो आरबीआई है, ये हमारी जो हमारी आरबीआई है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने किन दो देशों के लिए, किन दो कंट्रियों के लिए रिजर्व बैंक का काम किया है? किन दो कंट्री के लिए, किन दो कंट्री के लिए रिजर्व बैंक का काम किया है? बताइए आंसर। हाँ सही आंसर है जेम्स टेलर। ओके बताइए भाई, क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए कि आरबीआई जो है हमारी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने किन दो कंट्री के लिए रिजर्व बैंक का काम किया? हाँ जी बताइए। ठीक है, तो आरबीआई किन दो कंट्री के लिए रिजर्व बैंक का काम किया? एंड आकाश विश्वकर्मा कह रहा है सर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश तो नहीं है, पाकिस्तान तो है, एक देश तो पाकिस्तान है, और दूसरा कौन है? हाँ आकाश विश्वकर्मा बताइए। वैशाली रावत आप आंसर दीजिए, एंड बप्ता सिंह, आकाश, रत्न सेन, गौतम बताइए। बिल्कुल सही है, म्यांमार एंड पाकिस्तान, वेरी गुड। तो दोस्तों पहली जो कंट्री है वो पाकिस्तान है एंड म्यांमार। ओके, ये दो ऐसी कंट्रियां हैं जिनके लिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक का काम किया है। भूटान नहीं है, आकाशी भूटान नहीं है, आयुषी नेपाल नहीं है, ब्रजेश चौधरी यमन भी नहीं है। वैशाली रावत ने सही आंसर दिया है, एंड कांग्रेस आपको कि आपने म्यांमार एंड पाकिस्तान दिया, वेरी गुड, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, तो इतना नोट कर लीजिए आप सभी लोग। यूएई नहीं भाई, यूएई भी नहीं है, ठीक है ना, वो म्यांमार और पाकिस्तान है। ओके, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर देखो क्या हुआ। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, हमारी जो कंट्री आज़ाद, हमारी देश आज़ाद हुई, ठीक है, याद रखिएगा 1947 को हम लोगों को फ्रीडम मिल गई थी। 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी। अब सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था, जो इतना बड़ा देश है, जो इंडिया है, इतना बड़ा देश है, अब इसको कैसे रन किया जाए, इसको कैसे रन किया जाए, कैसे इसको चलाया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, जब हमारा, सर मेरा यूएई, ब्रजेश जी गलत है आपका, यूएई नहीं है बेटा, ठीक है, म्यांमार एंड पाकिस्तान है, जिसके लिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक का वर्क किया, एक एज अ बैंक बनकर, ठीक है। चलिए अगर आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, अच्छा फर्स्ट अकाउंट होल्डर नेम,
अरे इतना डीपली यार मत जाओ यार, फर्स्ट अकाउंट होल्डर नेम है ना, ये सब नहीं पूछता है भाई। फर्स्ट अकाउंट होल्डर नेम एंड अब तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि फिर फर्स्ट क्या नाम साइन किसने किए थे उसके अकाउंट में, कितने रुपीस जमा किए थे। तो क्वेश्चन तो बनाने तो बहुत बन जाएंगे यार, ठीक है ना। है ना? कि जो बैंक में फर्स्ट अकाउंट होल्डर गया था उसने कितने रुपीस सबमिट किए थे, है ना। तो बहुत चीज़ें हैं, है ना। तो वही चीज़ है ना। इतना डीपली मत जाइए, अकाउंट होल्डर नेम से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इतना में डीपली नहीं है, कहीं में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी भी नहीं यार। कहाँ ढूंढो अकाउंट, गूगल पे सर्च करो। है जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 को ओपन हुआ तो उसमें भी तो किसी ना किसी का अकाउंट ओपन किया होगा, पता नहीं कौन किया होगा। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाते। देखिए अब हम बात कर लें आप सभी को, देखो क्या है 1947 1947 के बाद जब हमारा देश दोस्त आज़ाद हुआ, ठीक है हाँ बिल्कुल सही आकाश जी ना, क्वेश्चन से बहुत सारे बनेंगे यार, है ना। एंड बैंक फर्स्ट बैंक मैनेजर, फर्स्ट बैंक क्लर्क कौन था, है ना तो चीज़ें बहुत सारी है, ठीक है। ये सब क्या है, फालतू क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कहीं जानकारी कोई देता भी नहीं है इसकी, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं है। हाँ तो जब टॉपिक पे आते हैं, देखो फर्स्ट गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी 1947 को दोस्त, तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, चैलेंज था कि यार इस कंट्री को कैसे रन किया जाए, कैसे चलाया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि 90% जो एरिया था वो कैसा था, रूरल एरिया था। एंड 10% एरिया जो था वो हमारा वो कैसा था दोस्तों, अर्बन एरिया था। ओके अब सोचो, ध्यान से मेरी बात समझना। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ऐसा किया जाए यार कि अब ये जो 90% जो रूरल एरिया है, यहां पर आप सभी को पता है यहां पर क्या होता था, पहले लोग पैदल चलते थे, कोई भी बाइक या ट्रांसपोर्ट टाइप का कुछ था नहीं पहले, ठीक है ना। 20-20 25-25 50-50 किलोमीटर लोग कैसे पैदल ऑन फुट मतलब ऑन रोड पैदल चलकर ही क्या करते थे, उस वे को कंप्लीट करते थे, रास्ते को कंप्लीट करते थे। जहां भी जाना होता था पैदल जाते थे, ठीक है ना। 90% की बात करो, 90% एरिया ऐसा था पहले, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट देखा कि यार अब उस 90% एरिया को भी डेवलप कैसे किया जाए। सिंपल सी बात है, उस एरिया को कैसे डेवलप कर पाओगे, जब वहां पर कुछ चीजें आप दोगे, ठीक है ना। जब वहां पर कुछ चीजें प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, तभी तो वो प्लेस कैसा हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन देगी या फिर कुछ भी, तभी डेवलप हो पाएगा ना। सपोज दैट अगर बात करूं मैं, कोई भी एक प्लेस है अगर वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट को अगर वहां पर डेवलप करना है तो क्या करना होगा, तो वहां के गवर्नमेंट को वहां पे क्या करना होगा दोस्त, कुछ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने होंगे, कुछ बैंक्स स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट करने होंगे जिससे वहां पर डेवलपिंग हो। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा तो लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो 90% रूरल एरिया का जो बंदा है, जो पर्सन है, वो जाकर वहां वर्क करेगा। देन वर्क करेगा तो क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ उसको मनी मिलेगी। तो बहुत सी चीजें थी गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्या करा जाए भाई, यहां पर क्या गवर्नमेंट सोचा कि यहां पर बैंक्स ओपन किए जाए। क्या किए जाए, बैंक्स ओपन किए जाए, ठीक है। उनको देखो गवर्नमेंट का दिमाग बहुत अच्छा था, जो उन्होंने माइंड लगाया बहुत अच्छा लगाया था। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब बैंक ओपन होगा, सिंपल सी बात है, बैंक जब ओपन होगा तो वो क्या होगा, लोग आएंगे उस बैंक के पास, क्या होंगे, कुछ लोग आएंगे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, कुछ लोग आएंगे आपका एजुकेशन लोन लेंगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर पर लोन लेंगे, कुछ लोग बैंक से एजुकेशन पे लोन लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो हाउसिंग पे लोन लेंगे, मतलब बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस के लिए लोन लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी, गवर्नमेंट के दिमाग में थी, अगर ये सब चीजें लेंगी तो लोग क्या होंगे, धीरे धीरे डेवलप होगा, वहां का एरिया क्या होगा, डेवलप होगा। लेकिन आप सभी को पता है ये सब बैंकें थी कैसी दोस्तों, प्राइवेट बैंक थी। क्या थी दोस्तों, ये सब बैंकें कैसी थी, प्राइवेट बैंक थी, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट बैंक थी, तो अब इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो हम तो प्राइवेट बैंक है, हमें चाहिए प्रॉफिट, और वहां पर हमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। हमें तो प्रॉफिट कहां पर, 10% एरिया में प्रॉफिट है,
क्योंकि यहां पर लोग सब कैसे अर्बन है, ठीक है, यहां पर लोग कैसे पढ़े लिखे हैं और अच्छा एरिया, यहां पर हमें डेवलप, यहां पर हमें प्रॉफिट है, ठीक है ना। और कहा कि भैया देखो हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे, हमारे एक फादर है कौन, आरबीआई, आप उनसे पूछो जाके, क्योंकि हम सब अंडर किसके अंडर वर्क करते हैं, आरबीआई के अंडर वर्क करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार देखो, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार इन बैंक से हम कुछ नहीं करा पाएंगे, इन बैंक से हम कुछ नहीं करा पाएंगे जब तक इनके फादर से बात नहीं करेंगे। ऐसा किया जाए कि इनके फादर को ही अपने अंडर टेकन कर लें। जब इनके फादर हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे तो इनके जो लड़के बच्चे हैं, जो बॉयज हैं, वो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल में चलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, या देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज करी। उन्होंने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिया आरबीआई को। आरबीआई क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है ना। आरबीआई का क्या कर दिया दोस्तों, नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण कर दिया, याद रखिएगा। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइज आरबीआई कब हुई, 1 जनवरी 1949 को। क्लियर है भाई, बोलो। ये समझ में आ गई चीजें, यहां तक क्लियर है ना, ठीक। चलिए अब देखो, इसके बाद जो ना, इससे पहले क्या था, जो बैंक जो थी हमारी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और समझो यहां पर, जब ये जो आपकी आरबीआई जो थी आपकी, ठीक है, ये जो 1 जनवरी 49 को आरबीआई को नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, ठीक है ना। अब यहां तक ये सबके समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं आपको एक तरह से पूछना चाहता हूं, आप लोग देखेंगे, आंसर देंगे इसका, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों 1900, थोड़ा हम पीछे जाते हैं, थोड़ा हम पीछे जाएंगे, यहां पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1906 में, मतलब कि 1906 में अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, ध्यान से बात में समझिएगा, अगर थोड़ा 1906 में जाएंगे और 1908 में, और 1908 में अगर इसकी बात करें, 1908 की एंड 1906 की बात करेंगे, तो 1906 में एक बैंक बना जो था, जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया नाम था, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया बना 1906 में, ठीक है। और 1908 में एक बैंक बना दोस्तों, बना था बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान से बात समझिए, क्वेश्चंस बनते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि विदेशों में अपनी ब्रांच ओपन करने वाली कौन सी बैंक थी, सबसे ज्यादा विदेशों में बैंक अपनी ब्रांच ओपन की, एज अ विदेशों में सबसे पहले अपनी ब्रांच किसने ओपन की थी। तो याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया है जो, जिसने क्या किया था दोस्तों, विदेशों में अपनी ब्रांच ओपन की थी। ब्रांच ओपन करी, ठीक है ना, कब की थी दोस्तों, 1946 में, और कहां की थी, लंदन में। याद रखिएगा, लंदन में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक ब्रांच ओपन करी 1946 में। बिल्कुल सही, आकाश विश्वकर्मा, BOI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। देन अगर बात कर लें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये दोस्तों क्या है, सेकंड नंबर पर है, ये सेकंड नंबर की है, जिसने अपनी ब्रांच कहां ओपन करी, विदेशों में ओपन करी, ठीक है, विदेशों में ओपन करी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद 1911 की बात कर लें, 1911 में दोस्तों एक बैंक बनी जिसका नाम था सेंट्रल बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अतुल वर्मा, हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो दोस्तों नाम था, और इसको दोस्तों कहा जाता है फर्स्ट स्वदेशी बैंक। फर्स्ट स्वदेशी बैंक, तो याद रखिएगा पहली स्वदेशी बैंक कौन थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा पहली स्वदेशी बैंक थी। क्योंकि आपको सभी को पता है कि 1903 से अगर बात कर लें, 1903 के बाद से हमारे देश में एक स्लोगन स्टार्ट हो गया था, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था स्वदेशी अपनाओ, उसी के तहत 1911 में दोस्तों एक बैंक बनी जिसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पहली स्वदेशी बैंक कहलाती है। ओके, देन इसके बाद 1919 में दोस्तों एक बैंक बनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनी। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, ऑल बैंक्स वर, बिल्कुल हाँ, नेशनलाइज की गई थी सभी बैंकों को। लेकिन बताऊंगा अभी, मैं आगे बताऊंगा कि कब कब हुई वैशाली जी, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा कब ये नेशनलाइज हुई सभी बैंकें और कैसे कैसे हुई थी। सभी को एक साथ नहीं किया, सबको एक साथ नहीं किया था, अलग अलग किया गया था। और कब किया था मैं अभी सबको बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन बनता है क्या कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो इनोग्रेशन था या इसका उद्घाटन था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इनोग्रेशन बाय महात्मा गांधी, एम गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा जिस बैंक का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इनोग्रेशन किया गया था, वो बैंक कौन सी दोस्तों? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थी। क्लियर है? इसके बाद क्या था दोस्तों? 1921 में एक बैंक बनी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी, जो कि दोस्तों कहा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो क्या थी? वो सबसे बड़ी बैंक थी, ठीक है, देश का, मतलब देश की सबसे बड़ी बैंक, देश की सबसे बड़ी बैंक कौन थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनी थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये कैसे बनी, इस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान से बात समझिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ जो इंडिया आपकी बैंक थी दोस्तों, आपको पता होगा जो अंग्रेज जब भारत हमारे पास आए थे, भारत में आए थे अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज थे, मतलब कि एज अ ब्रिटिश थे, वो हमारे इंडिया में आए थे। वो कहाँ से आते थे? देखो समुद्री रास्ते से आते थे। तो उन्होंने क्या किया? एक प्रेसिडेंसी बनाई थी, प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाई थी। और प्रेसिडेंसी मतलब क्या दोस्तों होती है? प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कॉलोनी, कॉलोनियां बनाई थी, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंसी बैंक बनाई थी। तो पहली बैंक बनाई थी दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल, और दूसरी बैंक बनाई थी आप बैंक ऑफ बंगाल जो बनाई थी वो बनाई थी 1806 में। दूसरी जो बैंक बनाई दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास, ओके, एंड थर्ड बनाई थी बैंक ऑफ बॉम्बे। दूसरी बनाई थी बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी बैंक ऑफ मद्रास, जो कि बनी थी 1843 में, ओके। और तीसरी जो बैंक है वो थी बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको बनाया गया था 1840 में, ठीक है। इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया दोस्तों? मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया। मर्ज करके ही बनी थी कौन सी बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इन तीनों बैंक को मर्ज करके ही बनी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए क्या है, देश की सबसे बड़ी जो बैंक थी वो कौन सी थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। ठीक है, क्लियर है भाई। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को याद रखिएगा, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में क्या कर दिया गया, इसी से ही बना था एसबीआई। अभी आगे बताऊंगा एसबीआई के विषय में। 1955 में ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, इंडिया से क्या बना था, एसबीआई बना था। अगर पूछा जाएगा कि एसबीआई का ओल्ड नेम क्या है, एसबीआई बैंक का जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ओल्ड नेम क्या है, तो ओल्ड नेम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई, ओल्ड नेम क्या है इसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे क्या है यहां पर कि 1921 के बाद से बहुत सारे बैंक्स कैसे थे, आपके थे कैसे, प्राइवेट थे, बताया मैंने आपको ना, प्राइवेट बैंक थे। ठीक है ना, 1921 के बाद जितने भी बैंक्स ओपन हुए थे, देखो ठीक है ना। तो अब बात करते हैं 1921 की बात कर ले। ठीक है ना, तो यहां पर जब ये बैंक बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दोस्तों, तो क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक्स कैसे, प्राइवेट बैंक ओपन हुए थे, सभी को पता है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे जो कि दोस्तों क्या कर रहे थे, ये सभी बैंक जो थे वो कस्टमर के साथ क्या कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। ठीक है, फ्रॉड, धोखेबाजी कर रहे थे, मतलब धोखेधड़ी का काम कर रहे थे, धोखेबाजी। ठीक है ना, फ्रॉड फ्रॉड कर रहे थे। ठीक है ना, और इसी फ्रॉड के चलते क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, एक कमेटी बैठी दोस्तों, हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी बैठी। ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी बैठी, और दोस्तों इन्होंने क्या हुआ कि 1926 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी बैंक को। ठीक है ना, और बैंक को कंट्रोल करने के लिए कहा गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो क्या था कि 1921 के बाद जितनी भी बैंक थी, सब प्राइवेट बैंक थी, वो सब क्या करते, मनमाजी अपनी मन की करते थे। अब जैसा होता है अपना जो भी चार्ज हुआ, चार्ज बढ़ा दिया, कुछ भी तरह, किसी भी तरह से क्या करते, एक तरह से फ्रॉड कर रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज उन पर कंट्रोल पे नहीं थी। उन पर कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक बॉडी थी नहीं जो उन पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, और 1926 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा कि सर ऐसा बात ऐसी एक्चुअली है कि ये जो जितनी भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ये इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इन पर कोई ना कोई कंट्रोल हो जाएगी, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन पर कंट्रोल कर सके। इसीलिए देखो कि मैंने यहां पर आपको बताया था कि इसीलिए यहां पर आ जाइए जरा, इसीलिए क्या था 1934 को, इसलिए क्या 1934 को, बिल्कुल सही आकाश जी, जैसे अब अगर आप प्राइवेट बैंक में देखिए, अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक अगर चली जाती है तो पैसा आपका डूब जाएगा। जैसे यस बैंक हुआ, देखो यस बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया, तो पैसा तो लेके चले गए। तो यही चीज है, प्राइवेट होने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो ये जो बात हुआ जब हिल्टन यंग जो मिनी कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कहा कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे, जो इन सभी पर कंट्रोल कर सके। इसीलिए क्या हुआ, 1934 को आरबीआई एक्ट आया। ठीक है, आरबीआई एक्ट आया, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि आरबीआई भी दोस्त कैसी थी, प्राइवेट बैंक थी, जिसकी कैपिटल कितनी रखी गई, 5 करोड़ रुपए रखी गई, और कहा गया कि जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं उस पर अब किसका कंट्रोल रहेगा, इस आरबीआई का कंट्रोल रहेगा। याद गया, समझ में आया बात, किसका कंट्रोल रहेगा, इस आरबीआई बैंक का कंट्रोल रहेगा। समझ बात आ गई, ठीक है ना। तो ये चीजें पूरी समझ में आ गई सभी के, बोलो भाई, ये चीज क्लियर हो गया है। यहां तक मैंने चीजें आपको बता दी हैं। बोलिए।
बिल्कुल हाँ, प्राइवेट कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम तो हम ही सबको होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज समझ में सबके आ गई ना यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आरबीआई को क्या हुआ, नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो आईबीआई है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी दोस्तों क्या हुआ, 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया, इसको भी नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों, एसबीआई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया, ठीक है। और आपको पता है कि उसी टाइम आया था एसबीआई एक्ट भी आया था, 1955 को ही क्या आया था, एसबीआई एक्ट आया था, पास हो गया और उसको किस नाम से जाने लगे, एसबीआई के नाम से जाने लगे। क्लियर है सभी को यहां तक, बोलो भाई, यहां तक सभी को बातें क्लियर है ना, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोलो, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ देखो कि अब धीरे धीरे बात आई कि यार ऐसा किया जाए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, तो अब 1960 के बाद की बात करते हैं। देखो 1960, ठीक है ना। चीजें सबके समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतना बता दो एक बार। चीजें जितनी मैंने बताई हैं सब कुछ समझ में आई है, बोलो। एक बार यस कर दीजिए भाई कि जितना ही मैंने आपको बताया है सबके समझ में आया है। आकाश, ब्रजेश एंड रत्नेश, वारश, कल्पना, कपिल, शालिनी, अनुज, वैशाली, श्रद्धा एंड पंकज, सभी को समझ में आया भाई। एक बार सभी लोग यस कर दीजिए, सभी लोग यस करते फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग यस कर दीजिए भाई, सब फिर आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। और अब देखते हैं 1960, देखो 1960 के बाद दोस्तों क्या हुआ, ओके थैंक यू सभी को। देखो 1960 के बाद दोस्तों क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की सोचा, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया थी दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा किया जाए कि जो हमारे पास जो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, अब उसको ही हम लोग ऐसा किया जाए, उसको ही लगाया जाए काम पे, उसको ही काम पे लगाया जाए भाई, उसी के ही हम लोग क्या करें, ब्रांचेस ओपन करें। क्योंकि जितनी भी छोटी बैंक्स थी वो जाके वहां पर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, जितनी भी छोटी छोटी प्राइवेट बैंक थी वो क्या हुआ दोस्तों, सर्वाइव नहीं कर पा रही थी रूरल एरिया में, इसलिए वो उनको लॉस हो रहा था, ठीक है ना। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो एसबीआई थी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे माना ये एसबीआई बैंक है, इसका हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई में। एसबीआई का हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई में, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अब मुंबई से उठकर सीधे एसबीआई को अपनी ब्रांच खोली थी, कहां पर, गुजरात में। मुंबई से गुजरात जाना था, फिर मुंबई को कहां जाना था, यहां से जाना था राजस्थान जाना था। राजस्थान के बाद देखो किधर जाती, वो यूपी में जाती, उत्तर प्रदेश आती, यूपी के बाद बिहार में आती, बिहार के बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद कर्नाटका हो गया। तो मतलब ऐसा बहुत जगह इसको क्या अपनी ब्रांचेस ओपन करनी थी, हर जगह हर एक स्टेट में क्या करना था, इसको अपनी ब्रांचेस ओपन करनी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि यार ऐसा किया जाए कुछ हम लोग, देखो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अगर मुंबई पे रहते हो, ठीक है ना, आप मुंबई पे जब रहते हो तो मुंबई का जो भी वेदर है, ठीक, जो भी वेदर है वो उस पर आप डिपेंड है, उसको जानते हैं। वहाँ का जो आपका रहन सहन है, खाना पीना, सब कुछ आप मुंबई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप मुंबई से उठ के बिहार में आ जाओगे, क्या अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना यार। वहाँ का बंदा, उसका वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन सब अलग अलग। तो अब प्रॉब्लम इनके साथ क्या आ रही थी कि ये लोग जब जा रहे थे अपनी बैंक्स ओपन करने, तो वहां पर इनको भी प्रॉब्लम क्रिएट बहुत सारी पड़ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट
हो रही थी, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, रहन सहन का, खाने पीने का, बोलचाल का, तो चीज़ें इनके समझ में नहीं आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चीज़ किया इन्होंने एक चीज़ बनाई कि ऐसा किया जाए, हम लोग क्या करें, एक 7 एसोसिएट्स बैंक्स बनाए। तो इन्होंने, एसबीआई ने क्या किया, अपनी 7 एसोसिएट्स बैंक्स ओपन करी, 7 एसोसिएट्स बैंक्स ओपन करी, ठीक है ना। जो कौन कौन सी बैंक्स थी ये मैं लिख देता हूं यहां पर। पहली बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। दूसरी थी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। और दोस्तों तीसरी थी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और चौथी बैंक थी, एक एक करके आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना, एक एक करके नोट करते जाइएगा। चौथी बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। पांचवी बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। बीकानेर एंड जयपुर। और 6 जो ब्रांच थी दोस्तों वो थी स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। और जो लास्ट 7th एसोसिएट्स बैंक्स थी उसका नाम था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ओके, ये हमारी जो 7 आपकी स्टेट्स बैंक्स थी उनके नाम हैं। इतना आप लोग फटाक से नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इतना थोड़ा नोट करिए। नोट हो गया भाई, ठीक है। चलिए देखो इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारी 7 एसोसिएट्स बैंक्स थी जो ओपन हुई थी, धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा होगा कि 2008 तक ये सभी 2008 से 2010 तक ये धीरे धीरे बैंकें क्या हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। और 2017 के बाद इन सभी बैंकों को क्या हो गया, इन सभी बैंकों को मर्ज कर दिया गया और हटा दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर आपकी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो थी दोस्तों ये आपकी 2008 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर दोस्तों ये आपकी 2010 में, ठीक है। ये दोनों बैंक आपकी मर्ज हो गई थी किसमें, एसबीआई में। इन दो बैंक्स को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था आपका, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर
और जो हमारी जो पांच जो और बैंकें बची थी, जो ऐसे पांच जो हमारी जो फाइव जो हमारी एसोसिएट्स बैंक बची हुई थी दोस्तों, एसोसिएट्स बैंक्स थी, इनको दोस्तों 1 अप्रैल 2017 में क्या कर दिया गया, एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इसके बाद ये सभी जितनी भी हमारी जो हमारी 7 एसोसिएट्स बैंक्स थी, उनका नामो निशान खत्म हो गया। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमें और भी बैंक्स की नीड पड़ी, इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके बाद फर्स्ट जो राष्ट्रीयकरण किया गया, जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन किया गया, दोस्तों, पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1959 को, 19 जुलाई 1969 को किया गया, जिसमें टोटल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ठीक है ना, बैंक को प्राइवेट से गवर्नमेंट में चेंज किया गया, 4 बैंक्स को प्राइवेट टू गवर्नमेंट कन्वर्ट किया गया, प्राइवेट से गवर्नमेंट में चेंज किया गया। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर पे ले लिया। ठीक है, और 14 बैंक्स वो थी जिनकी जो कैपिटल थी, ठीक है या फिर जिनकी कैपिटल थी वो दोस्तों 50 करोड़ या उससे ऊपर, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा से कैपिटल वाली जितनी भी 14 बैंक्स थी, उनको प्राइवेट से गवर्नमेंट में बदल दिया गया। ठीक है ना, इसी के बाद सेकंड जो नेशनलाइजेशन हुआ, सेकंड जो राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है ना, वो दोस्तों हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को, और इसमें 6 बैंक्स को भी क्या कर दिया गया, नेशनलाइज किया गया, मतलब कि प्राइवेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और उनकी जो कैपिटल थी, कहा गया जिनकी भी कैपिटल 200 करोड़ है या उससे क्या ज्यादा, उनका भी क्या कर दिया गया दोस्तों, नेशनलाइज उनको कर दिया, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अभी इतना था हमारा जो हमारा भारत, जो हमारी बैंकिंग का जो हमारा जो हिस्ट्री है, अभी यहाँ तक उन्होंने पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को सभी लोग रेडी रहिएगा, 6:30 बजे इवनिंग में, शाम को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे बैंकिंग में और भी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग और पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।